Okay, so next we are moving to topic of equilibrium and this is very important topic. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझते हैं. मैंने पिछले स्लाइड में एक बार आपको इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम. तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. मतलब बोले तो किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेज हैं, है ना. अगर उन सारे फोर्सेस का जितने भी फोर्सेज हैं उनको मैं वेक्टोरियली ऐड करूं एंड इफ आई गेट जीरो देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होता है और एक रोटेशनल होता है. ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल इस लेक्चर में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. ठीक है, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन से, एक तरह से नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना. दिस मोशन इज ट्रांसलेटरी. अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन. कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, और एक हमारी रोटेशनल मोशन होती है जहां पे कोई बॉडी अपने उसके और घूम रही होती है. ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कैसे निकालता है. तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम में. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है ना, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे जीरो है तो वहां से हमें क्या पता चलता है कि नेट एक्सेलरेशन विल बी जीरो. बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. और अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी का, ठीक है, अभी रोटेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ कोई बॉडी चल रही है तो उसके बारे में बात करते हैं, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो ए नेट इज जीरो. ए नेट अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, देयर टू पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटीज है कि मतलब बेसिकली डेल्टा वी इज जीरो. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. सिर्फ एक्सेलरेशन इज जीरो, डेल्टा वी इज जीरो. डेल्टा वी जीरो होने का मतलब होता है यहां पे दो पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि या तो बॉडी रेस्ट पे है ना, बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. समझा, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो हम बोलते हैं इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नोट करना है, बॉडी इज एट रेस्ट, कंप्लीटली एट रेस्ट, इट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. कुछ आपके सामने चेयर पे कोई बुक रखी हुई है ना, ये बोर्ड हैंग कर रहा है अभी, दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. जो भी आपको रेस्ट पे दिख रहा है दैट विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. एंड देन समथिंग इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट ही नहीं होता यार. इफ समथिंग इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से दैट दिस बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. न्यूटन ने बता रखा है ना फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स. हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए. ठीक है, तो अगर डेल्टा वी जीरो है तो इट विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी एंड दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, दो तरह के हमारे इक्विलिब्रियम हो गए. वी हैव स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड वी हैव डायनेमिक. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जो कुछ भी आपको रेस्ट पे दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड इफ समथिंग इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो दैट विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अगर आपकी गाड़ी को आप 60 की स्पीड से चला रहे हो बिल्कुल कांस्टेंट, तो आपकी गाड़ी किसमें होगी, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैंने बोला है कि एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है ना, आपने शायद बुक में देखा होगा, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए भाई, अगर किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ऐड करूं, बहुत सारे अगर फोर्सेस हैं, है ना, तो द रिजल्टेंट विल बी जीरो. ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की. ठीक, आपको पता है कि जब फोर्सेस को ऐड करोगे तो आपको ये एफ नेट मिलेगा. दिस इज एफ नेट. एफ नेट विल बी जीरो. ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फोर्स होता है, हो सकता है 3D में हो, 2D में हो, या 1D में हो, है ना. हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लेते हैं फोर्स 3D में है, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कॉम्पोनेंट टू के कैप इज इक्वल टू जीरो. ये जीरो होगा अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में. इसका मतलब क्या हुआ कि
जो fx होगा fx भी 0 आएगा, fy भी 0 आएगा और fz भी 0 आएगा। fx fy fz क्या है, ये क्या है, दिस इज रिजल्टेंट x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। जो जितनी भी फोर्सेस हैं, है ना, ये उनका x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस आएंगे उन सबके x कंपोनेंट आपस में क्या करेंगे, 10-12 फोर्सेस हैं तो उन सबके x कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट करेंगे। जितने लेफ्ट में फोर्स आएगा उतना ही कह सकते हैं राइट में आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली व्हाट इज fy, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस एंड दिस इज z कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। fx is 0, fy is 0 and fz is equal to 0। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपका जो सम होगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। अभी हम लोग बात करेंगे, है ना, प्लैनर फोर्सेस बारे में बात करेंगे। पहले हमारा डिस्कशन किस पे होगा, प्लैनर फोर्सेस। अगर फोर्सेस एक प्लेन में हो, है ना, प्लैनर समझते हो ना, जैसे बोर्ड में ऐसे फोर्स लगी इधर इधर इधर, तो सारी क्या होगी, एक प्लेन में होगी, ठीक। अगर कुछ फोर्सेस बोर्ड में है ऐसे 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 ऐसे, एक तो बाहर आ गए तो उनको बोलते हैं नॉन कोप्लैनर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कोप्लैनर फोर्सेस। कोप्लैनर मींस ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन में है ना, उनको कोप्लैनर फोर्स बोलते हैं। जैसे ये फोर्स हो गई ऐसे, यहां से F1, ये ऐसे हुई F2, ठीक है, ये F2, ये ऐसे फोर्सेस होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो 0 होगा। मतलब अगर ऐसी फोर्सेस तो उनको क्या बोलते हैं यार, कोप्लैनर। तो डिस्कशन है वो कोप्लैनर फोर्सेस पे ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो हमें उसका कोप्लैनर में तो कोई z कंपोनेंट नहीं आएगा, समझे। अगर फोर्सेस एक प्लेन में ऐसे ऐसे तो उसमें सिर्फ x और y आएगा, z नहीं आएगा, ठीक। तो अगर आपको कोप्लैनर फोर्सेस दिख रही है, उनका रिजल्टेंट 0 है, तो आप समझ जाना कि सिग्मा समझते हो, सिग्मा का मतलब सम, तो जितना फोर्स x में आएगा वो सब 0 होगा, ठीक है। और जितना फोर्स y में ऐड करेंगे, fy, सिग्मा का मतलब सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम, एंड सिग्मा fy विल बी 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है अगर कोई बॉडी कहां पे रेस्ट में और उस पे कोप्लैनर, मतलब उस पे प्लैनर फोर्सेस है, सिर्फ x और y में फोर्स है। अगर z में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बट मोस्टली हम लोग x y से ही काउंटर करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। मोस्टली समझते में इस पे एग्जांपल्स देखते हैं, जो मैं बात कह रहा हूं कि क्या मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक को एक बंदे ने इधर खड़े होकर इसको यहाँ कुछ हाइट पे इसको खींच रखा है, ये डिश है, समझिए ना, डिश में गिर गया है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसने भी ब्लॉक को ऐसे खींच रखा है। इसका मास कितना है, मास इज m, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस बंदे ने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है, इस बंदे ने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है इसको रोकने के लिए। अब मुझे दिख रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे रुकी हुई है, तो ये किसमें होगी, ये इक्विलिब्रियम में होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस इक्विलिब्रियम का नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे से उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर नहीं भी मेंशन है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिखा हुआ है, तो आप उसको स्टैटिक मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं भाई ये रेस्ट पे बताओ क्या कंडीशन होगी, तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इस पे x कंपोनेंट्स का सम 0 होना चाहिए और y कंपोनेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए। चलो हम लोग FBD सीख चुके हैं, इसका FBD बनाते हैं। इस बंदे ने से खींच रखा है, तो आपको पता है इस पॉइंट पे क्या होगी, टेंशन होगी, ऐसे रस्सी इसको खींच रही होगी तो भी टेंशन। टेंशन मतलब रस्सी का खींचना, ठीक है। इधर भी रस्सी लगी हुई है, ये भी इसको ऐसे खींच रही होगी। क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका 2 बार, मैंने आपको कंपोनेंट्स में कराया था, अभी पिछले उसमें भी कराया मैंने। और इस पे क्या होगा, mg होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तब मुझे समझ आएगा कि यार इस पे x के कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए बॉडी रेस्ट पे, ठीक है। और ये एंगल मुझे दिया हुआ है, दिस एंगल इज 2 थीटा, दिस एंगल इज 2 थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। तो आपको पता है दिस कंपोनेंट विल बी t cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी t sin थीटा। जिधर थीटा होता है तो cos थीटा आता है। सिमिलरली this component will be t cos theta and this component will be t sin theta, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक सोचते हैं, वैसे बहुत सिंपल सी बात है यार, कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो यार उसको ना तो कोई लेफ्ट में खींच रहा होगा ना राइट में खींच रहा होगा, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा fx 0,
कोई बॉडी रेस्ट में तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, जिसको लिखते हैं सिग्मा Fy0। उसी को हमने थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। सबको पता है यार कि अगर कोई चीज रेस्ट पे और बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी हिल नहीं रही है, तो जितना फोर्स लेफ्ट में होगा उतना राइट में होगा। किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, बॉडी हिल नहीं रही है, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना नीचे होगा। मैंने उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया बस, ठीक है। तो पहले देखते हैं Fx is 0। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है कि सिग्मा Fx 0 होना चाहिए। तो मैं दिख रहा है साफ साफ यार, ये t sin थीटा और t sin थीटा आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं t sin थीटा माइनस t sin थीटा इज 0। ये वाला काम हो गया, ठीक है। ये आपस में क्या कर गए, कैंसिल कर गए। अब y में आते हैं, हमको पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो y में फोर्सेस 0 होने चाहिए। तो सिग्मा Fy मतलब अब मैं y के सारे फोर्सेस को उठा के क्या करूंगा, 0 करूंगा, ठीक है। बताओ कौन कौन से फोर्सेस है, ऊपर कौन है 2t cos थीटा और नीचे mg, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर y में नेट फोर्स 0 होना है तो जितना फोर्स ऊपर आएगा उतना नीचे आएगा। तो वी हैव 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहां से t की वैल्यू बनेगी कितनी, mg/2 cos थीटा, ठीक है। t इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा। एक बेसिक सा प्रॉब्लम था, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेस्ड। अब देखो इसको करने का तरीका और है ना। अब आप वापस जाइए, मैंने आपको एक इक्विलिब्रियम में टॉपिक बताया था, लैमीज थ्योरम। अगर आप भूल गए हैं लैमीज थ्योरम, जाके आप दोबारा देखिए। लैमीज थ्योरम बताई थी आपको मैंने वेक्टर्स में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करवाया था, सिर्फ बताया था मैंने आपको। लैमीज थ्योरम क्या होती है, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास करने वाले फोर्सेस। दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F3, है ना। और तीनों क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, एक प्लेन में, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स एक्चुअली मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, कि किसी बॉडी में 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या कर दिया गया, एक सिंपल जो है लैमी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला प्रपोज किया, है ना। और उन्होंने बताया कि अगर ये एंगल अल्फा है, F1 के सामने एंगल अल्फा है, F2 के सामने बीटा है और F3 के सामने गामा है, तो उन्होंने बताया कि क्या होता है अगर सारे ये बॉडी हिल नहीं रही है, दिस इज मास बन गया, है ना, और सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होता है, उन्होंने बताया कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये उन्होंने बताया कि ये कंडीशन होती है अगर हमारे फोर्सेस क्या है, सारे के सारे बैलेंस हैं। दिस इज कॉल्ड लैमीज थ्योरम, LAMI, लैमीज थ्योरम। फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, दे शुड बी सेम प्लेन एंड दे मस्ट बी कॉन्करेंट, दे मस्ट बी पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कॉन्करेंट मतलब होता है सिंगल पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लैमीज थ्योरम। ठीक, तो देखते हैं क्या है कि हमारे पास कैसे समझ में आया लैमीज थ्योरम अप्लाई करनी है। मुझे ऐसे समझ में आया, ये ब्लॉक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है T, एक फोर्स ऐसे लग रहा है T, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 2 थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। तो मुझे समझ में आया, एंड दिस इज mg, यार यहाँ पे तो 3 फोर्सेज है और सारे के सारे यहां से पास कर रहे हैं, एंड दैट सेम प्लेन। तो इसको हम लैमीज थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस एंगल इज 2 थीटा, दिस विल बी थीटा and this angle will be 180 minus theta, and similarly this angle will be 180 minus theta, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ लैमीज थ्योरम, ठीक है। देखिए mg के सामने कितना एंगल बताइए आप, जो mg के सामने एंगल है ना, दिस एंगल इज 2 थीटा, ठीक है। क्या बनेगा, mg अपॉन cos 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, mg अपॉन साइन 2 थीटा। जो एंगल होता है उसका साइन लेना होता है, ठीक है। दिस इज mg, इसके सामने का एंगल 2 थीटा है, तो mg अपॉन साइन 2 थीटा। पीछे आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। t फाइंड करना है, दिस इज t, और t के सामने एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू t अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि mg अपॉन
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन ये साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, तो टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 कॉस थीटा। इसको हम लैनिस थ्योरम से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कहीं पे 3 फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं तो वहां पे 2 तरीके होते हैं। वी हैव कंपोनेंट मेथड कि हम सारे फोर्सेस को एक्स में रिजॉल्व करें, सारे फोर्सेस को वाई में रिजॉल्व करें, एक्स वालों को कैंसिल करते हैं, वाई वालों को कैंसिल करते हैं। एक अप्रोच ये होती है, और दूसरी अप्रोच क्या होती है कि हम उसको लैनिस थ्योरम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। चलिए इस पे एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेसिक से, है ना, कोप्लेनर फोर्सेस पे, बहुत कॉमन से आने वाले प्रॉब्लम। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैंने यहां से स्ट्रिंग लगा दिया ऐसे, और एक छत से मैंने स्ट्रिंग ऐसे लगा दी, ठीक है, और इन 2 स्ट्रिंग के हेल्प से मैंने इसको हवा में लटका दिया, ठीक है। ये यहाँ पे हैंग कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज बॉल, ये छत है और ये है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। मास इज एम, मास इज, अब आपसे पूछेगा कि फाइंड टेंशन दिस स्ट्रिंग। भाई आप सोचो ना कि ये टाइट हो जाएगी रस्सी, है ना। मैंने बोला कि अगर आपको स्ट्रिंग का इफेक्ट देखना होगा, करें स्ट्रिंग को हटा दिया, जैसे मैं इसको कट कर दूं तो सोचो क्या होगा। इसको कट करूंगा तो ये ऐसे स्ट्रिंग मार के भाग जाएगा, अभी नहीं भाग रहा है, इसका मतलब इस रस्सी ने इसको खींच रखा है, तो रस्सी टाइट होगी ये वाली। अगर आपको इसका इफेक्ट देखना है, इसको कट मार दो तो पता चलेगा ब्लॉक नीचे चला जाएगा, इसका मतलब इसने इसको यहां से फोर्स अप्लाई करके पुल कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, इसमें टेंशन पता करना है, इसमें टेंशन पता करना है। आप वीडियो पॉज करके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करिए, मैं भी दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, तो फिर आप मेरा आंसर मैच करिएगा, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। पहले मेरे पास है कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो पहले मैं कंपोनेंट मेथड को फॉलो करता हूं, और कंपोनेंट मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहला जो हमारा रास्ता जाता है वो फ्री बॉडी डायग्राम से जाता है। जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाओगे कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये इस पे दिख रहा है आपको, दिस वेट इज एम जी एंड एट दिस पॉइंट ये रस्सी लगी हुई है, टेंशन होगी, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। मैं बार बार ये बोलता हूँ आपको कि आप कभी भी एरो उल्टा ना बनाए। दिस इज टेंशन टी, T1 लिख लेते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड वी हैव T2, दिस इज T2 अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज T2। ये इतने फोर्सेस ब्लॉक पे आ गए। अब मुझे बताया अगर बॉडी क्लिवर पे होगी, है ना, तो उसमें एक्स के फोर्सेस भी बैलेंस होंगे और वाई के फोर्सेस भी बैलेंस होंगे। ऐसे लिखेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे, समेशन बोलते हैं इसको, समेशन और सिग्मा, समेशन सिग्मा मतलब सिग्मा एफ एक्स इज 0, इसका मतलब हुआ एक्स के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साथ में लिखेंगे समेशन एफ वाई कि अगर मैं वाई में सारे कंपोनेंट्स देखूंगा तो जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आएगा, जिसका मतलब हुआ जितना लेफ्ट आएगा उतना ही राइट आएगा। पहले एक्स को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या एक्स को पकड़ने पे क्या होगा, देखते हैं। तो दिस विल बी component will be T1 cos theta and this will be T1 sin, ठीक है। अगर हम x को पकड़ेंगे तो हमें पता चलेगा x में ये कितना है, दिस इज T1 cos theta, राइट में तो जितना राइट में आएगा उतना लेफ्ट में आना चाहिए, इज इक्वल टू T2। इक्वेशन 1 बना दी, मुझे T1 T2 निकालना है। अब हम y को पकड़ते हैं, y में देखिए ऊपर कितना फोर्स है, T1 sin थीटा, नीचे mg है, हम लिखेंगे T1 sin थीटा इज इक्वल टू mg ऑन बैलेंसिंग फोर्सेज अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे पता है यार मुझे T1 T2 निकालना है, तो अब आप देख रहे हो इक्वेशन में नोन T1 T2 डिवाइड मार देते हैं, इसको डिवाइड मारते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा, दिस इज cot थीटा, डिवाइडिंग 1/2, T1 से T2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज T2 बाई mg, सो T2 इज इक्वल टू mg cot थीटा, ये T2 की वैल्यू है।
T1 भी निकालना है, T1 को यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो T1 इज इक्वल टू T2 फ्रॉम इक्वेशन 1, T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन cos थीटा एंड T2 इज mg cot थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, दिस इज mg अपॉन sin। बस T1 की वैल्यू आ गई और T2 की वैल्यू आ गई। ये हमने इसको कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर दिया, हमने कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, इक्वेट मार दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं एंड बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी हवा में लटक रही है रेस्ट पे, तो वी हैव अनदर अप्रोच, और उसकी बॉडी हमें पता है कि लेमिस थ्योरम होती है ना, लेमिस थ्योरम को वी कैन सॉल्व। देखते लेमिस थ्योरम में क्या करेंगे, एंगल देखने होते हैं है ना, यही बना लेते हैं, दिस इज mg, दिस इज mg। व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस टेंशन, शायद मैंने इसको T1 लिखा था, मैं भूल चुका हूँ, चलिए मैं इसको T1 आई गेस T2 लिखा था मैंने, तो ये T2 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा टेंशन आएगी T1, आपको अलग बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, आप अलग बनाओगे, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, सो दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस होल एंगल इज 180, सो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। अभी बॉडी रेस्ट पे तो मैं लाइनिस में अप्लाई करता हूँ, देखिए ये mg और इससे सामने एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो mg अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज T1 और आप देख सकते हो जो T1 के सामने एंगल है दैट इज 90, तो T1 अपॉन साइन T1 निकालना है मुझे, ठीक है। एक बार इन दो को पकड़ते हैं, है ना, इन दो में सब पता है मुझे, इन दो में सब पता है, सिर्फ T2 नहीं पता, तो T2 आ जाएगा यहाँ से, देखिए mg अपॉन, सबको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड दिस इज T2 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहां से हमको पता चलता है कि T2 इज mg cot, दिस इज T2 आ गया। अब इसको और इसको पकड़ लेते हैं, इन दो को पकड़ लेते हैं, देखिए क्या आएगा, इन दो को पकड़ने का आएगा mg अपॉन दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज T1 अपॉन साइन 90 इज 1, देखिए यहां से T1 की वैल्यू आ गई mg बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लाइनिस थ्योरम से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन है ऐसे ही, तो बहुत जल्दी आंसर देना है, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी फिगर डिफरेंट बनेगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पेंडुलम है, ठीक है, और ये हैंग कर रहा है ऐसे, और मैंने इसको यहाँ पे जाके थीटा एंगल का ऐसे खींच दिया, दिस पेंडुलम, इस स्ट्रिंग से पेंडुलम को मैंने खींच दिया एंड दिस एंगल इज थीटा। कैसे खींचा, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया, जैसे हैंग कर रहा था ऐसे फोर्स अप्लाई करके मैंने यहाँ पे रोक लिया, इट्स मास इज m, इट्स वेट विल बी mg एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो मैं निकालना क्या है कि हैव टू कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, कि अगर मैं इसको वर्टिकल से एंगल थीटा कर दूं तो ऐसा करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए आप, ठीक है। दिस थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले कंपोनेंट मेथड देखते हैं, अलग बनाते हैं। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, वहां पे आप कुछ भी नहीं करोगे, हमेशा साफ साफ नीट एंड क्लीन आप इसको अलग बनाएंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिस इज mg, दिस इज f एंड दिस टेंशन T एंड दिस एंगल थीटा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दिस इज कॉमन सी प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो भाई देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। दो तरीके हैं, कंपोनेंट मेथड में हमको पता है
एक्स के कॉम्पोनेंट बैलेंस होने चाहिए और वाई के कॉम्पोनेंट बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। पहले एक्स की बात करते हैं, तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो, एक्स में सारा फोर्स जीरो होना चाहिए। दिस इज एफ एंड दिस कॉम्पोनेंट इज टी कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज टी साइन थीटा। तो एक्स में बैलेंस करूंगा, राइट में एफ है, लेफ्ट में टी साइन थीटा है, इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अब y में बैलेंस करते हैं, है ना, y में फोर्सेस को बैलेंस करने में वेक्टर लगा देना, सिग्मा एफ वाई जीरो, ये वेक्टर लगेगा, यहाँ पे ये वेक्टर लगेगा। तो y में ऊपर भी है टी कॉस थीटा, नीचे भी है mg, तो mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। हमारा t अननोन है, ठीक है, और हमें f फाइंड करना है इसकी, वी हैव टू फाइंड f, है ना। इनको डिवाइड मार देते हैं, देखो दोनों को डिवाइड मारने से क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा एफ आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड मारते हैं, तो डिवाइड मारने में क्या होगा, टी साइन थीटा अपॉन, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, रट लेना इसको, बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, और यहां से हमें पता चलेगा कि एफ इज इक्वल टू एम जी एंड थीटा, ठीक है। एक अप्रोच हमारे पास ये हो गई, एंड देन वी हैव लैमिस, ठीक है। लैमिस में आपको पता है क्या करना होता है, हमें एंगल्स देखने होते हैं, सामने सामने के एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज 90, दिस होल एंगल इज 90 प्लस थीटा एंड दिस होल एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो अब देखिए एफ अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, एफ के सामने एंगल कितना है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन, एम जी के सामने एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। दिस इज एफ अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज एम जी अपॉन, दिस इज कॉस थीटा। तो यहां देखिए एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी tan थीटा। तो कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स थी। अगले स्लाइड में हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा, जब बॉडी घूम सकती होगी तब। अभी बॉडी घूमने की टेंडेंसी नहीं है, अगली प्रॉब्लम से घूमने वाले प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो वहां पे टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक सी प्रॉब्लम थी, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम थी, और ये बिल्कुल आपको फिक्स हो जानी चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए अगले में मिलता है।